कभी आपने गौर किया है एक ही प्रोडक्ट जो आप यहीं भारत में 100 में बेचते हैं, वही प्रोडक्ट जब किसी दूसरे देश में जाता है तो 1000 रुपये से ज़्यादा बिकता है। वही कपड़ा, वही मसाला, वही जूता, वही पैकिंग, लेकिन दाम कई गुना ज़्यादा। ये जादू नहीं है, ये एक्सपोर्ट बिजनेस की ताकत है और यही कॉन्सेप्ट है जो आज के 7वें भाग की शुरुआत करता है। क्योंकि आज हम उस रास्ते पर चलने जा रहे हैं जहाँ एक लोकल थोक व्यापारी ग्लोबल सप्लायर बन सकता है। आपने अब तक सीखा कि कैसे एक लोकल थोक व्यापारी अपने बिजनेस को लोकल से नेशनल स्तर तक ले जा सकता है, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब आपका प्रोडक्ट सीमा के पार जाता हो। यकीन मानिए, जो व्यापारी इस स्टेप तक पहुंचता है उसका नाम सिर्फ मंडी में नहीं दुनिया के नक्शे पर गूंजने लगता है। अब जरा सोचिए, अगर आपने कोई प्रोडक्ट 100 में बनाया और वही प्रोडक्ट किसी विदेशी ग्राहक को 1000 में बेचा तो आपका मुनाफा कितने गुना बढ़ जाएगा। यही वो जगह है जहाँ समझदारी और तैयारी मिलकर बिजनेस को उड़ान देती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हर व्यापारी एक्सपोर्ट कर सकता है? क्या ये काम सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन का है या कोई भी मेहनती व्यापारी इसे कर सकता है? तो जवाब है हाँ, कोई भी व्यापारी अपने काम को जो सिस्टम में ढाल चुका हो वो एक्सपोर्ट की दिशा में कदम रख सकता है। मान लीजिए आप भारत में मसालों का थोक व्यापार कर रहे हैं। वही मसाले अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और खाड़ी देशों में बहुत बड़ी मात्रा में खरीदे जाते हैं। अगर आपने एक्सपोर्ट का रास्ता अपनाया तो आपका वही कारोबार जो पहले 10 लाख में चलता था 20 लाख में जा सकता है। अब आप बताइए, अगर वही मेहनत आपको 2 गुना मुनाफा दे तो क्या आप एक्सपोर्ट करना चाहेंगे? नीचे कमेंट में लिखिए हाँ या नहीं। अब जरा समझते हैं कि एक्सपोर्ट की पहली सीढ़ी क्या होती है। सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट ऐसा तैयार करना होता है जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में स्वीकार्य हो। इसका मतलब है कि पैकिंग की क्वालिटी से लेकर प्रोडक्ट की सफाई, स्टैंडर्ड और वजन माप तक सब कुछ फिक्स नियमों के अनुसार होना चाहिए। कई बार वही प्रोडक्ट जो भारत में सामान्य दिखता है विदेश में सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उसकी पैकिंग या लेबलिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले जरूरी होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट के हिसाब से तैयार करें। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये महंगा पड़ता है? तो जवाब है नहीं। थोड़े सुधार और आधुनिक मशीनरी के प्रयोग से आप वही माल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में पैक कर सकते हैं। मान लीजिए आप सूखे मेवे, कपड़े, हैंडीक्राफ्ट या डिस्पोजेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर आप इन्हें वैक्यूम पैकिंग या ब्रांडेड बॉक्स में पैक करें तो आपका प्रोडक्ट न सिर्फ विदेश में बिक सकता है बल्कि ज़्यादा दाम पर बिकेगा। यही वजह है कि छोटे व्यापारी भी आज एक्सपोर्ट की दिशा में कदम रख रहे हैं। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी सोचा था कि आपका प्रोडक्ट विदेश में बिक सकता है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में लिखिए कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे पहले भेजना अच्छा लगेगा। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों तक पहुंच बनाने की। बहुत से व्यापारी सोचते हैं कि एक्सपोर्ट का मतलब है कोई एजेंट ढूंढना या बहुत सारे पैसे लगाना, जबकि हकीकत यह है कि आज के समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म ने एक्सपोर्ट को बहुत आसान बना दिया है। कई B2B प्लेटफॉर्म जैसे इंडिया मार्ट, अलीबाबा, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर इंडिया और ग्लोबल सोर्सेस आप अपना बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म सीधा विदेशी ग्राहक से जोड़ते हैं। अगर आपके पास में बढ़िया प्रोडक्ट है, साफ पैकिंग है तो ग्राहक खुद आपसे संपर्क करेंगे। अब आप ही सोचिए, क्या आप चाहेंगे कि आपके फोन पर किसी दिन दुबई या लंदन से ऑर्डर आए? सोच कर ही रोमांच लगता है ना। यही है असली ग्लोबल बिजनेस की खूबसूरती। लेकिन सिर्फ ग्राहक मिलने से बात पूरी नहीं होगी, आपको अपनी कानूनी प्रक्रिया और डॉक्यूमेंटेशन भी पूरा करना होता है। एक्सपोर्ट के लिए भारत में सबसे पहले आपको IEC कोड यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनवाना होता है, जो कि सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ये कोड किसी भी व्यापारी के लिए विदेश में व्यापार करने की पहली शर्त है। इसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट का HS कोड, पैकिंग और शिपिंग डॉक्यूमेंट और कुछ प्रमाण पत्र पूरे करने होते हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये प्रक्रिया बहुत जटिल है? अगर आप इसे समझदारी से स्टेप बाय स्टेप करें तो आप इसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट और सरकारी सहायता केंद्र इस काम में मदद करते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं लॉजिस्टिक और शिपिंग की तरफ। जब आप कोई माल एक्सपोर्ट करते हैं तो उसे सुरक्षित और तय समय पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए 2 तरीके होते हैं, एयर कार्गो और सी शिपिंग। छोटे और हल्के माल के लिए एयर कार्गो अच्छा रहता है क्योंकि वो जल्दी पहुंचता है। वहीं बड़े और भारी माल के लिए सी शिपिंग किफायती होता है। मान लीजिए आपने 500 किलो माल भेजना है। अगर आप एयर कार्गो से भेजेंगे तो थोड़ा खर्च ज्यादा होगा, लेकिन माल 4-5 दिन में पहुंच जाएगा। अगर आप सी शिपिंग से भेजते हैं तो खर्च कम होगा लेकिन समय ज्यादा लगेगा। समझदारी यह है कि आप अपने प्रोडक्ट और ग्राहक की जरूरत के हिसाब से सही तरीका चुनें। अब आप सोचिए, अगर आपके पास में नियमित विदेशी ग्राहक बन जाएं तो हर महीने आपके पास में कितने बड़े ऑर्डर आ सकते हैं। नीचे कमेंट में अंदाजा लिखिए, 1 महीने में आप कितना माल विदेश भेजना चाहेंगे। अब आता है वो हिस्सा जो बेहद जरूरी है, पेमेंट सिक्योरिटी। एक्सपोर्ट में भुगतान का तरीका थोड़ा अलग होता है। ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक LC यानी लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक ट्रांसफर या पेपाल जैसे सुरक्षित माध्यमों से भुगतान करते हैं। इससे आपका पैसा सुरक्षित रहता है। कई व्यापारी शुरुआती दौर में अग्रिम भुगतान यानी एडवांस में काम करना पसंद करते हैं ताकि कोई जोखिम ना हो। जैसे जैसे भरोसा बनता है आप क्रेडिट पर भी माल भेज सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, पेमेंट की सुरक्षा के लिए हर ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंट में जरूर दर्ज करें। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी सोचा था किसी विदेशी ग्राहक से भी आप सीधे पेमेंट ले सकते हैं, वो भी अपने भारतीय बैंक खाते में? यही आधुनिक बिजनेस की ताकत है।
अब बात आती है मार्केटिंग और ब्रांडिंग की। विदेशी ग्राहक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं भरोसा खरीदते हैं। अगर आपकी पैकेजिंग प्रोफेशनल है, आपका ब्रांड साफ है और मजबूत दिखता है तो ऑर्डर की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। मान लीजिए कोई ग्राहक आपके और किसी दूसरे सप्लायर के बीच में प्रोडक्ट चुन रहा है। प्रोडक्ट दोनों का लगभग एक जैसा है, लेकिन आपका ब्रांड क्लीन है, पैकिंग प्रोफेशनल है और लेबल आकर्षक है, तो ज्यादा संभावना है कि ग्राहक आपको चुनेगा। इसलिए इस स्तर पर ब्रांडिंग में थोड़ा निवेश बड़ा रिटर्न देता है। अगर आपको अपना ब्रांड किसी विदेशी ग्राहक को दिखाना हो तो आप किस रंग और पैकिंग स्टाइल में दिखाना चाहेंगे, नीचे कमेंट में लिखिए ताकि आपकी कल्पना और मजबूत हो सके। अब बात आती है गुणवत्ता नियंत्रण की। एक्सपोर्ट में एक बार अगर आपने माल में गलती कर दी तो ना सिर्फ आपका ऑर्डर कैंसिल होगा बल्कि आपकी साख भी चली जाएगी। इसलिए हर प्रोडक्ट की पैकिंग से पहले गुणवत्ता की जांच बेहद जरूरी है। कई एक्सपोर्टर इसके लिए क्वालिटी इंस्पेक्शन एजेंसी भी रखते हैं। आपको ये याद रखना होगा कि विदेशी ग्राहक एक बार की गलती माफ नहीं करते, वो भरोसे पर काम करते हैं। अगर आपने वो भरोसा जीता तो जिंदगी भर के लिए वो आपके ग्राहक बन सकते हैं। अब सोचिए अगर आप सिर्फ 10 विदेशी ग्राहकों से भी हर महीने काम करें तो आपका बिजनेस कितने गुना बढ़ जाएगा। यही तो है एक्सपोर्ट बिजनेस की ताकत। अब जरा आगे बढ़ते हैं सरकारी योजनाओं प्रोत्साहन की तरफ। भारत सरकार एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाती है, जैसे टैक्स में छूट, शिपिंग पर सब्सिडी और कई बार एक्सपोर्ट पर कैश प्रोत्साहन भी। अगर आप इन योजनाओं की समझ लेकर काम करें तो आपका मुनाफा और भी बढ़ सकता है। अब सवाल है, क्या आपने कभी किसी सरकारी स्कीम का लाभ लिया है? अगर नहीं तो अगला कदम यही होना चाहिए। अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा, एक्सपोर्ट नेटवर्क बनाना। अब जब आपका प्रोडक्ट विदेशी बाजार में पहुंच जाए और ग्राहकों से अच्छी प्रतिक्रिया आने लगे तो आपको एक स्थिर नेटवर्क बनाना होता है। इसका मतलब है तय देशों में नियमित ग्राहक, तय समय में शिपमेंट और भरोसेमंद लॉजिस्टिक पार्टनर। यही वो सिस्टम है जो एक छोटे से व्यापारी को ग्लोबल ब्रांड में बदल देता है। जरा सोचिए अगर हर महीने दुबई, सिंगापुर और लंदन से आपके पास नियमित ऑर्डर आने लगे तो आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी। नीचे कमेंट में बताइए कौन सा देश आपका पहला टारगेट होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब जब आपका माल विदेश पहुंचने लगा है तो अगला स्टेप होगा विदेश में अपनी खुद की शाखा बनाना। जी हाँ, बहुत सारे भारतीय व्यापारी जो कभी एक छोटे से गोदाम शुरू हुए थे आज विदेश में अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर चला रहे हैं। और यही वो राह है जो आपको थोक व्यापारी से ग्लोबल सप्लायर में बदल देती है। लेकिन कैसे कोई व्यापारी अपना विदेशी नेटवर्क खड़ा करता है, कैसे विदेशी साझेदारों से बात करता है, कैसे नए देश में अपना भरोसा बनाता है, यही वो बड़ा और अहम सवाल है जिसका जवाब हम अगले भाग में विस्तार से समझाएंगे। 8वां भाग पूरा इसी पर केंद्रित होगा, ग्लोबल नेटवर्क बिल्डिंग और ब्रांड की अंतर्राष्ट्रीय पहचान। तो तैयार रहिए, कहानी अब और भी रोमांचक होने वाली है। अब आप बताइए अगर आपको मौका मिले तो आप किस देश में अपना पहला डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोलना चाहेंगे। नीचे कमेंट में देश का नाम लिखिए और अगले भाग में हम उसी सपने की पहली ईंट रखेंगे। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज़ के लिए जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।